नमस्कार साथियों, हम सांख्यिकी पढ़ रहे थे और सांख्यिकी में कल हमने स्टार्ट किया था सारणीयन। हमने देखा कि वर्गीकरण के पश्चात की प्रक्रिया सारणीयन होती है और सारणीयन को रोचक बनाने के लिए उसमें जो स्पेस छोड़ा जाता है और जो स्तंभों की चौड़ाई है, पंक्तियों की ऊंचाई है, उसका विशेष ध्यान आपको रखना है। सारणीयन के जो भाग हैं वो हमने पढ़े थे। शीर्षक, उपशीर्षक है, फिर मुख्य भाग है जिसको आप प्राण कहते हैं, और उसके बाद में टिप्पणी है, फुटनोट है, और जो स्रोत है वो, और उसके बाद में जो पंक्तियों के उपशीर्षक है वो, और ये सारे जो चीजें हैं वो सारणीयन के भाग थे। आज हम देखते हैं कि सारणीयन के प्रकार कौन कौन से हैं, मतलब कितने प्रकार की सारणियां होती है। वैसे मुख्य रूप से देखें तो दो ही प्रकार की सारणी होती है, एक सरल सारणी और एक जटिल सारणी। लेकिन सारणी के कुछ और भी पार्ट होते हैं, कुछ और भी भाग होते हैं, मैंने आपके लिए वो भी लिख दिए हैं। अब देखो, बता देता हूं कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि रचना के आधार पर सारणी के कितने भाग होते हैं, तो रचना का मतलब होता है कि आप सारणी बनाते हैं। तो जैसे हम 10वीं क्लास में त्रिभुज की रचना करते थे, उस हिसाब से देखें रचना के आधार पे तो सारणी के दो प्रकार होते हैं, एक सरल सारणी और दूसरी जटिल सारणी। अब देखो, सरल चित्र होता है एक, और एक होता है जटिल चित्र। जब हम रचना करते हैं किसी त्रिभुज की तो एक सरल सा चित्र बनाते हैं और एक जटिल चित्र बनाते हैं। वैसे ही आपको यहाँ ध्यान रखना है कि रचना के आधार पे पूछे तो आपको याद रखने का तरीका बता दिया कि रचना करनी है तो या तो रचना सरल होगी या फिर रचना जटिल होगी। तो दो प्रकार की सारणियां हो जाएगी, सरल सारणी और जटिल सारणी। अब सरल सारणी वह सारणी होती है जिसमें केवल एक ही गुण का विवेचन किया जाता है, एक ही गुण की स्टडी करी जाती है, वो तो कहलाती है सरल सारणी। देखिए, सरल सारणी में केवल आपको एक ही गुण लेना है। उदाहरण के लिए, जैसे एक कक्षा में विद्यार्थी हैं और उन कक्षा के विद्यार्थियों के हिंदी विषय के प्राप्तांक है, तो कक्षा के विद्यार्थियों की हिंदी के जो प्राप्तांक है, अगर हम उनको एक सारणी के माध्यम से दर्शाएं तो वह क्या कहलाएंगे, एक गुण सारणी कहलाएगी। ठीक है। अब दूसरा प्रकार है जटिल सारणी। अगर गुण एक से ज्यादा हो तो वह हो जाती है जटिल सारणी। अब दो गुण है तो उसको द्विगुण सारणी कहेंगे, तीन गुण है तो उसको त्रिगुण सारणी कहेंगे, और तीन से अधिक गुण है, जैसे 4 गुण है, 5 गुण है, तो उसको बहुगुण सारणी कहेंगे। जैसा नाम है वैसा ही, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द्विगुण, इसका मतलब तो होता है दो गुणों वाली सारणी। दो गुणों में कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे एक तो हो सकती है विद्यार्थियों की ऊंचाई और उसके साथ में उनके प्राप्तांक। अगर दो चीजों का एक साथ अध्ययन करके या फिर एक साथ, जैसे एक ही सारणी में दो अलग अलग चीजें दर्शाई गई है, दो अलग अलग गुण दर्शाए गए हैं, तो उसको कहेंगे द्विगुण सारणी। अब यहाँ पे लिखा है त्रिगुण सारणी, इसका मतलब इसमें कितने गुण आने वाले हैं, 3 गुण आने वाले हैं। 3 गुण कौन कौन से हो सकते हैं, तो कोई भी 3 गुण हो सकते हैं, ऊंचाई, प्राप्तांक, और मान लीजिए उनकी जो दौड़ने की क्षमता है, मतलब वो 100 मीटर की रेस को कितने सेकंड में पार करते हैं। ठीक, तो वो 3 चीजें आ गई। एक लिखा हुआ है बहुगुण। बहु का मतलब आप सब जानते हैं, और गुण, बहुगुण। देखो, कई सोचते हैं कि बहुगुण इसका मतलब जो पुत्र वधु होती है वो उसके गुण, नहीं। बहुगुण का मतलब यहाँ पे वो नहीं है। बहु का मतलब है बहुत सारे, और गुण का मतलब गुण। तो 3 से अधिक अगर गुण हो, 3 से अधिक गुण हो, और वैसे भी याद रख सकते हैं बहुगुण। बहु में कितने गुण होते हैं, बहुत सारे गुण होते हैं। बर्तन सफाई भी कर देती है, कपड़े भी धो देती है, घर का खाना भी बना देती है, ठीक है, और अन्य कार्य मतलब पढ़ाई भी करती है आजकल की बहु है ना। तो बहुगुण इसका मतलब बहु में जितने गुण होते हैं, अगर उतने गुण हो, 3 गुण से ज्यादा गुण हो तो वो बहुगुण कहलाती है और बहुगुण सारणी कहलाएगी। ठीक, तो ये तो हो गया याद। अब आज के बाद में कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं आएगी। रचना के आधार पे तो हम 10वीं क्लास में रचना करते थे त्रिभुजों की, तो हमने देखा एक तो सरल सी रचना होती थी और एक जटिल सी रचना होती थी। सरल गुण, तो सरल जो है तो वो सरल सारणी कहलाएगी, और जटिल रचना है तो वो जटिल सारणी कहलाएगी। सरल सारणी में एक गुण, जटिल सारणी में एक से अधिक गुण। दो गुण है तो द्विगुण सारणी, 3 गुण है तो त्रिगुण सारणी, और 3 से अधिक है तो बहुगुण सारणी।
ये हमेशा के लिए स्थायी हो चुका है। अगला है उद्देश्य के आधार पर। अब मान लीजिए उद्देश्य देखें तो उद्देश्य भी दो प्रकार का हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपसे कोई व्यक्ति मिलने के लिए आया है, तो वो व्यक्ति आपके घर पे आया, आपने उसको चाय पिला दी, उसके बाद में आप पूछेंगे जरूर कि भाई साहब आज कैसे आना हुआ, तो दो जवाब वो देगा। एक तो पहला जवाब तो उसका ये हो सकता है कि बस ऐसे ही आ गया, इधर से जा रहा था और मैंने देखा कि चलो भाई साहब से मिल लेते हैं, तो मिलने के लिए आ गया। वो तो हो गया उसका सामान्य उद्देश्य, मतलब नॉर्मली ऐसे ही वो आ गया। दूसरा, मान लीजिए वो किसी विशेष प्रयोजन के लिए आया है। जैसे मेरे पास में कोई आया है और वो कहे कि मुझे अपने बेटे को तैयारी करवानी है कंपटीशन कोचिंग की और उसको मैथ्स में अधिकतम स्कोर करना है, तो वो मेरे से मिलने आया मान लीजिए, तो उसका एक विशेष प्रयोजन है, विशेष उद्देश्य है। ऐसे ही यहाँ पे उद्देश्य के आधार पे देखें तो एक तो हो सकता है सामान्य उद्देश्य, तो सामान्य उद्देश्य वाली सारणी। दूसरा है विशेष उद्देश्य वाली सारणी। ठीक, अब सामान्य उद्देश्य वाली सारणी है, उसका एक नाम और है संदर्भ सारणी, उसको संदर्भ सारणी भी कह सकते हैं, और विशेष उद्देश्य वाली सारणी को सारांश सारणी कह सकते हैं। रेफरेंस सारणी, रेफरेंस टेबल, और इसको सारांश सारणी कह सकते हैं। आप इसको याद कैसे रखेंगे? उद्देश्य, अगर परीक्षा में दिया हो सवाल में कि उद्देश्य के आधार पर सारणी का निम्न में से कौन सा भाग नहीं होता है या कौन सा प्रकार नहीं होता है, तो दो तो ये मिल जाएंगे, तीसरा और चौथा ऑप्शन कोई और मिल जाएगा, तो ये दो होते हैं। ठीक, याद कैसे रहेगा? उद्देश्य कैसा हो सकता है? या तो किसी व्यक्ति का सामान्य उद्देश्य हो सकता है आपसे मिलने का, या कोई विशेष प्रयोजन हो सकता है, तो विशेष या फिर सामान्य। अब सामान्य वाला है तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे संदर्भ सारणी। ठीक, और विशेष प्रयोजन है तो उसको कहेंगे सारांश सारणी। इसको भी याद करने का देखो तरीका बताता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसे ही मिलने आ गया चाय पीने के लिए, तो वो इधर उधर की बातें करता रहेगा, और भाई साहब क्या चल रहा है, क्या हो रही है, वो इधर उधर की वो बातें करेगा। उनका कोई सारांश निकलेगा क्या? नहीं। वो कल फिर मिलेगा तो फिर वही बातें करेगा, परसों मिलेगा तो परसों भी वही बातें करेगा। वो व्यक्ति जब भी मिलेगा अगर उसका कोई विशेष उद्देश्य नहीं है, इसका मतलब वो नॉर्मली बातें करेगा और उसकी बातों का कोई उद्देश्य नहीं होगा। ठीक, कोई सारांश नहीं निकलेगा। ठीक है, तो वही वाली बात आपने सुना होगा, डॉट डॉट डॉट, और बातें बातों हैं, बातों का क्या है ना। तो वही बातें कि सामान्य जो बातें होती है वो बातें ही होती है, बातों का क्या है ना, ज्यादा कहेंगे नहीं, क्लास रहेगी। तो संदर्भ सारणी, तो संदर्भ सारणी में हो गए सामान्य उद्देश्य वाली, और विशेष उद्देश्य है, इसका मतलब उसका क्या निकलेगा? सारांश निकलेगा। जैसे मान लीजिए मेरे से कोई पूछने के लिए आए कि मेरे बेटे को तैयारी करवानी है और उसको गणित में अधिकतम स्कोर करवाना है, तो मैं उसको अच्छी सलाह दूंगा, कुछ किताबें बताऊंगा कि ये किताबें पढ़ लेना, मेरी क्लास ले लेना, और यहाँ से आप प्रैक्टिस सेट है वो सोल्व कर लेना। जैसे मान लीजिए वो आए और वो कहे कि भाई मुझे एसएससी सीजीएल में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट चाहिए या फिर एग्जामिनर की पोस्ट चाहिए, तो मैं उसको कहूंगा कि आप एक काम कीजिए, आप सबसे पहले मेरी क्लासें देखिए, क्लासें कंप्लीट होने के बाद में आप जो प्रीवियस ईयर के एसएससी सीजीएल के पेपर आए हुए हैं उनको सोल्व कीजिए, और वो सारे सोल्व हो जाए उसके बाद में आप जैसे मान लीजिए रुक्मणी प्लेट जो पब्लिकेशन है उसकी किताबें खरीद लीजिए, उनको सोल्व कर लीजिए, और फिर कुछ किताबें और बताऊंगा जो हाई लेवल की है, तब जैसे केट लेवल की एग्जाम है तो उसके सवाल है उनको भी सोल्व कर लीजिए। अगर इतना सब कुछ आप कर लेंगे तो आपका 100% एग्जामिनर पोस्ट पे सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो उस बातों का कुछ ना कुछ रेफरेंस मतलब सारांश है वो निकलेगा। सारांश ये निकला कि क्लास लेनी है और उसके बाद में प्रैक्टिस सेट है वो सोल्व जरूर करना है, और आपको प्रैक्टिस सेट सोल्व करने पर ही पता चल पाएगा कि आप जो दिया गया समय है उसमें पूरा पेपर सोल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अब मेरे और उस व्यक्ति के बीच में ये बातें हुई, तो इन बातों का सारांश निकला, और सारांश निकलने के बाद में उसने क्या किया, अपने बेटे को तैयारी स्टार्ट करवा दी। तो देखो, विशेष अगर उद्देश्य है तो सारांश निकलेगा, तो ये कहलाएगी सारांश सारणी। ठीक है, और ये कहलाएगी संदर्भ सारणी। नॉर्मल है, प्रयोजन के आधार पे या उद्देश्य के आधार पे। अगला है मौलिकता के आधार पे। देखो,
एक तो होती है प्राथमिक सारणी और एक होती है व्युत्पन्न सारणी। अब आपको सारणी जो सिलेबस में है वो इतना ही है कि सारणी के कौन से भाग होते हैं और सारणी के कौन से प्रकार होते हैं। इससे ज्यादा सवाल एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम है। अगर आप इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की एग्जाम दे रहे होते तो आपको फिर डिटेल से ये सारणियां पढ़नी होती, लेकिन आपको यहाँ पे केवल इनके नाम याद रखने हैं। तो मौलिकता के आधार पे एक तो होती है प्राथमिक और एक होती है व्युत्पन्न सारणी। प्राथमिक का मतलब होता है वह सारणी जो आपने पहली बार बनाई है या शुरुआत में बनाई है, और व्युत्पन्न सारणी का मतलब होता है उससे फिर एडिटिंग करके आगे की सारणी बनाई है, वो व्युत्पन्न सारणी हो जाएगी। आपको ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना। मौलिकता देखो, मौलिकता का मतलब होता है कोई चीज मूल रूप में है या नहीं। देखो मौलिकता का मतलब क्या होता है, मूल रूप। मौलिकता शब्द बना किससे, मूल, और उसमें प्रत्यय लगा के, उपसर्ग लगा के, और प्रत्यय लगा के फिर ये मौलिकता शब्द बना दिया गया। अब आप इसको देखो ऐसे याद रखेंगे, जैसे हमारे मौलिक अधिकार होते हैं तो वो मूल रूप में होते हैं, जैसा संविधान में लिखा है वैसे के वैसे रहेंगे, उनमें हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। और जैसा मूल अधिकार है, मूल कर्तव्य है, वैसे ही हमें उनकी पालना भी करनी है। ठीक, तो वैसे ही देखो मौलिकता के अधिकार, मौलिकता के आधार पे, इसका मतलब कोई डाटा अपने मूल रूप में है, वो डाटा वैसा का वैसा प्रेजेंट कर देंगे। याद करने का तरीका बता रहा हूं केवल। अगर कोई डाटा है और वो मूल रूप में है, वैसा का वैसा आपने उतार दिया सारणी में, जैसा डाटा उपलब्ध था उसको वैसा का वैसा सारणी में उतार दिया, तो मूल रूप में उतार दिया, इसका मतलब वो कौन सी सारणी, मौलिक सारणी होगी। और पहली बार मूल रूप में उतारा है, इसका मतलब प्राथमिक। कौन सी सारणी होगी, प्राथमिक। पहली बार का मतलब होता है प्राथमिक, दूसरी बार का मतलब होता है द्वितीयक। अब मान लीजिए आपने इसमें प्राथमिक डाटा जो थे इसमें भर दिए। प्राथमिक डाटा का मतलब ये हुआ कि भाई आपने मूल रूप में डाटा को इसमें भर दिया, पहली बार भरा, इसका मतलब वो प्राथमिक सारणी होगी। अब आपने क्या किया, मान लीजिए इन डाटा में कुछ चेंजेज करना है, तो आपने क्या किया, इसमें चेंजेज कर लिया। चेंजेज को कहते हैं व्युत्पन्न, इसका मतलब दूसरी सारणी हो गई व्युत्पन्न सारणी। ये याद रखने के हिसाब से बताया है मैंने, ठीक, ताकि आपको याद हो जाए। तो अब वापस देखो, एक बार रिवाइज करेंगे। सबसे पहले रचना के आधार पे दो प्रकार की, एक तो सरल सारणी और एक जटिल सारणी। सरल सारणी है वो एक प्रकार की, कौन सी, एक गुण सारणी। और जटिल सारणी है वो तीन प्रकार की, कौन सी, द्विगुण सारणी, त्रिगुण सारणी और बहुगुण सारणी, जिसमें तीन से अधिक गुण हो। तो ये तो हो गया रचना के आधार पे। उसके बाद में लिखा हुआ है देखो उद्देश्य के आधार पे। उद्देश्य दो प्रकार के हो सकते हैं, सामान्य उद्देश्य या फिर विशेष उद्देश्य। अगर सामान्य उद्देश्य है तो वो कहलाएगी कौन सी, संदर्भ सारणी। विशेष उद्देश्य है तो उसका क्या निकलेगा, कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलेगा या सारांश निकलेगा, तो उसको कहेंगे सारांश सारणी। अब मौलिकता के आधार पे, तो अगर डाटा मूल रूप में है तब तो वो प्राथमिक सारणी, अगर आपने उनमें चेंजेज कर दिया तो फिर वो हो जाएगी व्युत्पन्न सारणी। अब बताओ ये सारणी के प्रकार याद हुए कि नहीं हुए, हो गए होंगे मेरे हिसाब से। तो मैंने तो याद करने का तरीका भी आपको बता दिया है, तो आपको केवल इनके नाम याद रखने हैं, इससे ज्यादा आपको डिटेल में फिलहाल जो आप एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए नहीं पढ़ना है ज्यादा चक्कर में, इतना ही पर्याप्त है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अगला बिंदु है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, मतलब आंकड़ों का चित्रमयी प्रस्तुतिकरण। देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने वर्गीकरण पढ़ लिया, आंकड़ों का वर्गीकरण करने के बाद में सारणीयन पढ़ लिया। अब आप देखेंगे कि जब हम सारणी बनाते हैं तो सारणी से डाटा पढ़ने में हमें आंखें गड़ानी पड़ती है, मतलब इस सारणी को ध्यान से पढ़ना पड़ता है। अब आपको सारणियां ही सारणियां दे दिया जाए तो आप पढ़ पढ़ के नीरस हो जाओगे। क्यों, क्योंकि सारणी जो होती है वो सुंदर नहीं होती है, सारणी जो है वो सुंदर नहीं होती है, ये नीरस होती है, मजेदार नहीं होती है। आपको सारणी पढ़ के मजा नहीं आता है तो फिर क्या देख के मजा आता है, आपको मूवी देख के मजा आता है, आपको डायग्राम देख के मजा आता है, आपको चित्र देख के मजा आता है। और यही कारण है कि आजकल जो सरकारी विद्यालय है उसकी दीवारों पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए कबूतर के चिन्ह,
कबूतर के चित्र, खरगोश के चित्र, गाय के चित्र, घड़ी के चित्र, ये सारे छाप दिए जाते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? तो आप सब समझते हैं कि बच्चों को उनके प्रति लगाव हो, उनको थोड़ा इंटरेस्ट आ जाए, उनको थोड़ा लगन लग जाए, लत लग जाए पढ़ने की। तो अगर उन बच्चों को सारणी के माध्यम से पढ़ाया जाए तो वो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उन्हीं बच्चों को अगर चित्र के माध्यम से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाए तो उनकी लत लग जाएगी, उनको आनंद आएगा पढ़ने में। अब यही होता है कहाँ पे? जब आप जानते हैं कि जब बजट तैयार किया जाता है, जब इकोनॉमिक सर्वे तैयार किया जाता है, तो उसमें बीच बीच में कुछ डायग्राम डाल दिए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि इकोनॉमिक में 3 जो मुख्य घटक है, कृषि, उद्योग और सेवा। अब इनके अलग अलग जो डाटा होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि किसी राज्य का सेवा क्षेत्र में योगदान है वो 48% है, कृषि क्षेत्र में योगदान मान लीजिए 28% और जो बाकी बचा हुआ है वो उद्योग क्षेत्र में योगदान है। अब एक तो मैं इसको सारणी से दर्शाऊं कि कृषि में, उद्योग में और सेवा क्षेत्र में, और यहाँ पे प्रतिशत लिख दूं। दूसरा, इसको ही मैं अलग अलग रंगों से रंग कर, जैसे सेवा क्षेत्र को नीले रंग से रंग दिया, कृषि क्षेत्र को हरे रंग से रंग दिया, उद्योग को और अन्य रंग से रंग दिया, और अलग अलग रंगों का प्रयोग करके और एक ऐसे डायग्राम बना दूं तो ये थोड़ा सा पढ़ने में रोचक हो जाएगा। तो सारणी जो होती है, आप चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो याद रह जाएगा। नोट्स में आपके सारा कुछ लिखा हुआ है, नोट्स आप प्रिंट ले सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके नोट्स है वो ले सकते हैं। तो हम पढ़ रहे थे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्यों करते हैं? क्योंकि सारणी पढ़ने में नीरस होती है, इस कारण से हम ग्राफ के माध्यम से डाटा को दर्शाते हैं, जिससे आपके लिए डाटा है वो थोड़े पढ़ने में आसान हो जाते हैं और रोचक हो जाते हैं। इसलिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ग्राफ का प्रयोग करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब चित्रमयी प्रस्तुतिकरण करते हैं आंकड़ों का। अब ये जो आंकड़ों का चित्रमयी प्रस्तुतिकरण है वो देखो कई प्रकार का होता है। कैसे? एक विमीय चित्र। आप जानते हैं कि अगर एक ही विमा है, विमा का मतलब होता है जैसे लंबाई। मान लीजिए आपको किसी एक शहर से दूसरे शहर में जाना है, तो आपने जितनी दूरी तय करी वो कहलाएगी लंबाई। मतलब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, दूरी, तो ये सिर्फ एक विमा है, मतलब एक इकाई है लंबाई। अगर मान लीजिए आपको कोई क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जैसे आपको कोई खेत खरीदना है, तो आप उस खेत की लंबाई भी नापेंगे और उस खेत की चौड़ाई भी नापेंगे। तो यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई 2 विमाएं हैं, इसलिए इसको कहते हैं 2 डायमेंशनल आकृतियां या 2D की आकृतियां, या कहें द्विविमीय आकृतियां। अगर मान लीजिए आपको कोई वस्तु खरीदनी है, जैसे घन खरीदना है, तो उस घन में 3 चीजें होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो जहां लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आती है, L, B और H, उसको हम कहते हैं 3 डायमेंशनल आकृतियां, मतलब 3D की आकृतियां या त्रिविमीय आकृतियां। अब इन्हीं चीज को यहाँ पे अप्लाई करें थोड़ा सा, तो आपके लिए याद करने में आसान हो जाएगा। एक विमीय चित्र मतलब केवल एक ही विमा लेनी हो तो एक विमीय चित्र। अगर आप 2 विमाएं लेते हैं तो द्विविमीय चित्र। अगर आप 3 विमाएं लेते हैं तो त्रिविमीय चित्र। अब देखो, 1 विमा, 2 विमा और 3 विमा, केवल 3 ही विमाएं हम पढ़ते हैं। जनरली जो भी वस्तुएं आपके पास में है, जैसे ये मार्कर है, तो ये एक बेलनाकार आकृति है, इसमें इसकी लंबाई भी है, इसकी चौड़ाई भी है और इसकी ऊंचाई भी है। जैसे एक मानव है आपके सामने, तो इसमें भी मानव की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो 3 विमाओं में हम जो भी आकृतियां आपको आसपास में दिख रही है उनको दर्शा सकते हैं। तो फिर इन्हीं आकृतियों को अगर चित्रों से दर्शा दिया जाए, जैसे एक मानव है, उस मानव का चित्र आपने बोर्ड पे बना दिया। मान लीजिए एक साइकिल है और साइकिल का चित्र यहाँ पे बना दिया। विद्यार्थी है, विद्यार्थियों का चित्र बोर्ड पे बना दिया, तो उसको फिर क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे चित्रलेख। आपने देखा होगा कई बार, आप किसी स्कूल के सामने से गुजर रहे हैं तो वहां पे स्पीड ब्रेकर बनाया होता है
और ऐसा कुछ लिखा रहता है, और साइड में विद्यार्थी, कोई छोटा सा बच्चा है और उसके पीठ पे बैग टका हुआ है और उसकी फोटो बना दी जाती है। आप समझ जाते हैं कि ये क्या है, ये विद्यालय का चित्र है, आपको यहाँ पे धीरे चलना है। ठीक, तो स्पीड ब्रेकर बना दिया, पास में विद्यार्थी की फोटो लगा दी या विद्यार्थी का चित्र बना दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इस चित्र के माध्यम से बताया जा रहा है कि आगे स्कूल है, कृपया धीरे चलें। ठीक, अब मान लीजिए जनगणना करनी है, तो जनगणना के लिए मानव का चित्र बना दिया। इसका मतलब ये जनगणना है। जनगणना का मतलब ही मानव की गणना होती है, क्योंकि जन का मतलब होता है मानव। अगर यहाँ पे लिखा होता पशु गणना, तो किसका चित्र बनाते? गाय का, भैंस का। एक होता है फिर मानचित्र, जो आप पढ़ते हैं। देखो चित्र कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। अगर केवल लंबाई लेनी है तो एक विमीय चित्र, लंबाई चौड़ाई दोनों लेनी है तो द्विविमीय चित्र, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों लेनी है तो त्रिविमीय चित्र। इसके बाद में पूरा चित्र ही बोर्ड पे बना दिया तो चित्रलेख। अगर आपने किसी देश का भौगोलिक नक्शा बना दिया, जैसे भारत का आप नक्शा बनाते हैं मान लीजिए, तो भारत का नक्शा आपने बनाने के लिए क्या किया, देखो ये ऐसे मान लीजिए, ये भारत का नक्शा बना दिया। अब मैं केवल आपको ये दर्शाना चाहता हूं कि इसमें सर्वाधिक जो वर्षा होती है तो वो कहां पे? चेरापूंजी में। तो ये भौगोलिक जगह भी बता दी और यहाँ पॉइंट लगा दिया, और सर्वाधिक चेरापूंजी में, मानिसराम जो जगह है वहां पे बरसात होती है। थार का मरुस्थल बताना है तो ये मान लीजिए राजस्थान, और राजस्थान के यहाँ पे ये जो इलाका है गुजरात से लेकर यहाँ तक पंजाब तक, ये थार का मरुस्थल है। तो भौगोलिक आधार पर सांख्यिकीय सूचना को दर्शाने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, तो हम बार बार राजस्थान का चित्र, भारत का चित्र, विश्व का मानचित्र वो यूज करते हैं, ग्लोब यूज करते हैं। तो वो किस लिए? क्योंकि भौगोलिक आधार पर जब सांख्यिकीय सूचना दर्शानी हो, जैसे अक्षांश है, देशांतर है, वो पढ़ने हो, तो वैसी स्थिति में हम मानचित्र का प्रयोग करते हैं। अब मुझे ये बताओ कि आपको ये याद हुए कि नहीं हुए कि डायग्राम कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कौन से? एक विमीय, दो विमीय, त्रिविमीय, फिर मानचित्र, चित्रलेख और उसके बाद में मानचित्र। ठीक, मानचित्र में कौन सा आएगा? तो भारत का नक्शा। चित्रलेख में कौन सा आएगा? तो आदमी की फोटो या फिर पशु की फोटो। आदमी की फोटो जैसे उदाहरण के लिए जनगणना के लिए, पशु गणना के लिए पशु की फोटो। अब हम आते हैं इन पे कि एक विमीय चित्र है वो भी कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो मुख्य रूप से देखें तो एक विमीय चित्र है वो 5 प्रकार के होते हैं, और वैसे 6 प्रकार के होते हैं। जो चौथा है उसको 2 भागों में बांटा गया है। इसको भी देखो समझा दूंगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि सारणियां है वो रचना के आधार पे 2 प्रकार की होती है, सरल सारणी और जटिल सारणी होती है। सरल सारणी वो होती है जिसमें कितने गुण? 1 गुण। जटिल सारणी वो होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक गुण, जैसे द्विगुण सारणी, त्रिगुण सारणी या बहुगुण सारणी। उसी को आप जरा यहाँ पे लेके आएंगे, तो अगर एक ही गुण है इसका मतलब वो सरल सारणी, तो ये शुरू वाले 2 हैं वो सरल चित्र हैं। तो सबसे पहले कौन सा है? रेखा चित्र। देखो सरल रेखा चित्र भी कह सकते हैं इसको, या रेखा चित्र भी कह सकते हैं। आप रेखा चित्र या सरल रेखा चित्र भी कह सकते हैं। ठीक, दूसरा है सरल दंड चित्र। देखो रेखा चित्र क्या होता है और सरल दंड चित्र क्या होता है। आप इसको सरल दंड ना लिख के केवल इतना लिखते, दंड चित्र तो भी एक ही बात है, रेखा चित्र तो भी एक ही बात है। यहाँ पे सरल रेखा चित्र लिख दो या सरल दंड चित्र लिख दो, एक ही बात है, लेकिन लिखने में ज्यादातर हम इनका यूज करते हैं। मैंने वही लिख दिया, समझाता हूं देखो कैसे। अगर मान लीजिए आपको केवल एक ही गुण दर्शाना हो, डिटेल से पढ़ाऊंगा, एक बार केवल आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ सारी चीजें, बाद में एक एक चित्र हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। मान लीजिए एक कक्षा है और उस कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं, सरकारी विद्यालय मान लीजिए, और सरकारी विद्यालय में 10 ही विद्यार्थी हैं। अब इन 10 विद्यार्थियों का गणित का टेस्ट ले लिया आपने और 10 नंबर का टेस्ट ले लिया। अब अलग अलग विद्यार्थी हैं, जैसे ये पहला रोल नंबर में यहाँ पे लिख देता हूँ, ये रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10,
10 तक रोल नंबर लिख दूंगा। अब रोल नंबर 1 के मान लीजिए 9 नंबर आए तो मैं यहाँ पे अंक भी लिखूंगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और अधिकतम कितना 10 नंबर। अब मुझे बनाना है रेखा चित्र। अब मान लीजिए रोल नंबर 1 क्या है 9 नंबर, तो मैं 9 नंबर तक यहां तक, जैसे यहाँ पे 9 अंक है तो 9 अंक के ऊपर यहाँ पे एक बिंदु लगाऊंगा और यहां से यहां तक एक रेखा खींच दूंगा। ये लो लाइन खींच दी, रेखा का मतलब लाइन, लाइन खींच दी, लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये बन गया रेखा चित्र। दूसरे रोल नंबर वाले के 5 ही अंक आए तो 5 तक खींचूंगा, तीसरे के 8 आए तो 8 तक खींचूंगा, चौथे के 10 में से 10 आ गए, टैलेंटेड बंदा है तो यहाँ पे 10 तक खींचूंगा। पांचवें के मान लीजिए 2 नंबर ही आए तो 2 तक खींचूंगा, छठवें के 1 ही नंबर आया तो 1 तक खींचूंगा, सातवें के मान लो 7 नंबर आ गए, आठवें के मान लो 9 नंबर आ गए और 10वें के मान लो 6 नंबर आ गए। अब इन नंबरों को मैं रेखाओं के द्वारा दर्शा रहा हूं, इसका मतलब ये कौन सा चित्र है, रेखा चित्र। कितने गुण है, एक ही गुण है, कौन से, गणित में प्राप्तांक, बस। अब मुझे ये दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं क्या करूंगा, थोड़ी सी इसमें पेंटिंग कर दूंगा और ऐसे कर दूंगा, यहाँ पे देखो इसको, ये जो लाइन है रेखा, इसको ऐसे मार्कर जैसा बना दूंगा, ऐसे, ये जो पेन है ना, पेन ऐसा बना दूंगा इस प्रकार की। अब बचपन में आप खूब पिटाई खाए होंगे, जब नंबर कम आते थे तो मास्टर जी के पास में एक लंबा सा एक डंडा होता और उससे वो पिटाई करते। अब अगर मान लीजिए वो डंडा आप देखेंगे तो वो बिल्कुल गोल गोल है, इस मार्कर के जैसा। ये वो डंडा या तो नीम का होता या फिर अन्य किसी पेड़ का होता, तो ज्यादातर नीम का डंडा होता था, तो वो नीम का डंडा कैसा है, गोल गोल है, ठीक। तो गोल गोल अगर मैं इसको बना देता हूं, इस रेखा को अगर गोल गोल बना दूं, मतलब डंडे जैसा बना दूं, तो ये दिखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। और जैसे ही इस रेखा चित्र को डंडे के रूप में बना दिया तो डंडे को कहते हैं दंड, तो इसी को कह देंगे दंड चित्र। दोनों सेम चीज है। अगर लाइनें खींची तो रेखा चित्र। इस रेखा चित्र को सुंदर दिखने के लिए आपने डंडा बना दिया, मतलब डंडे नुमा आकृति बना दी, इसका मतलब सरल दंड चित्र बन जाएगा। तो समझ में आ गए होंगे दो प्रकार, तो बहुत ही आसान है। अब इनमें दोनों में ही गुण कितने हैं, एक। तो एक गुण वाले कौन से होते हैं, सरल दंड चित्र या सरल रेखा चित्र या सरल सारणी। सारणी में एक गुण तो सरल सारणी, सारणी में एक से ज्यादा गुण तो बहुगुण सारणी। ऐसे ही यहाँ पे है, इन चित्रों में भी अगर एक गुण है तो सरल रेखा चित्र या रेखा चित्र, और अगर इसी को थोड़ा डिजाइन करके बना दिया तो दंड चित्र या सरल दंड चित्र। अब एक से अधिक गुण होगा तो कौन सा हो जाएगा, बहुगुणी दंड चित्र। अब आप समझ रहे होंगे कि बहुत सारे गुण दर्शाने हैं, तो मैंने क्या किया, इसी डायग्राम में देखो ये दंड चित्र बना ही दिया। अब मुझे इसमें एक से अधिक गुण दर्शाने हैं, जैसे गणित का टेस्ट भी ले लिया, साथ में इंग्लिश का भी टेस्ट ले लेता हूं। इंग्लिश के जो प्राप्तांक है उसको अलग कलर के पेन से दर्शाता हूं, जैसे रेड कलर के पेन से दर्शा देता हूं, नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा। तो मैंने क्या किया, रोल नंबर 1 के इंग्लिश में मान लीजिए नंबर आए 8, तो 8 तक यहां दर्शा के और यहाँ पे एक लाइन खींचूंगा और इस लाइन को डंडे के रूप में बना दूंगा ऐसे। ये लो जी, ये हो गया कौन सा, बहुगुणी दंड चित्र, बहुगुणी दंड चित्र। अब इसमें 2 गुण भी हो सकते हैं और 3 गुण भी हो सकते हैं, 4 गुण भी हो सकते हैं। बहुगुणी दंड चित्र का मतलब जैसे बहुगुणी सारणी थी, मतलब जो जटिल सारणी थी उसमें 2, 3, 4, 5 ऐसे गुण थे, तो यहाँ पे भी बहुगुणी दंड चित्र में कितने हो जाएंगे, 2, 3, 4, 5। हालांकि टेबुलेशन में हमने 2 गुणों वालों को अलग नाम दे दिया था, द्विगुण सारणी, 3 गुण वाले को त्रिगुण सारणी और 3 से अधिक वाले को हमने बहुगुण सारणी नाम दिया था। लेकिन दंड चित्र में अगर 1 से अधिक है तो उसी को हमने नाम दे दिया बहुगुण दंड चित्र। तो समझ में आ गया होगा आप सबके, बहुगुण दंड चित्र ये हो गया। उसके बाद में देखते हैं घटक दंड चित्र। अब देखो 3 वाला होगा तो वो
जैसे मान लीजिए अलग कलर का एक नीले कलर का पेन और लेते हैं हम, फिलहाल उपलब्ध नहीं है तो इसी से काम चला लेते हैं, ब्लैक वाले से। तीसरा मान लीजिए यहाँ पे एक दंड चित्र और बना दिया, तो ये हो गया त्रिगुण। त्रिगुण वाला भी कौन से में आ जाएगा, बहुगुणी दंड चित्र में आ जाएगा। तो ये तो आप समझ चुके हैं। अगला है घटक दंड चित्र। घटक का मतलब होता है डिवाइडेशन, जैसे अलग अलग घटकों में आपने इसको बांट दिया। अब घटक जो दंड चित्र होगा वो कैसा होगा, तो वो दो प्रकार का होगा। अंतर विभक्त दंड चित्र, आपने कई बार ऐसे डायग्राम देखे होंगे। जैसे मान लीजिए कोई कॉलेज है और उसमें वर्ष 2021 में कुल विद्यार्थी कितने हैं ये भी दर्शाना है, और अलग अलग संकाय में कितने कितने विद्यार्थी हैं। जैसे मान लीजिए साइंस में इतने विद्यार्थी हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 200, और कॉमर्स में मात्र 100 विद्यार्थी हैं, तो उसको अलग ऐसे दर्शा दिया। ये खाली जो डिब्बा है वो तो है साइंस, ऐसे है कॉमर्स। अब एक आर्ट्स और दर्शा देते हैं, तो ये 300 तक है। आर्ट्स में मान लो 300 विद्यार्थी है, तो टोटल 600 तक हो जाएगा। आर्ट्स कला संकाय। अब मुझे जहां पे अंतर विभक्त दंड चित्र में देखो क्या होता है, जहां मुझे अलग अलग विद्यार्थी भी दर्शाने हैं, उन सब का जोड़ भी दर्शाना है। जैसे पूछे महाविद्यालय में वर्ष 2021 में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो टोटल तो कहां तक है, 600 तक। इसका मतलब टोटल विद्यार्थी तो है 600, और मुझे इनमें अलग अलग विषयवार विद्यार्थी भी ज्ञात करने हैं। जैसे पूछा जाए आर्ट्स में कितने विद्यार्थी हैं, तो शुरू कहां से हो रहा है, 300 से, कहां तक चल रहा है, 600 तक। तो 300 से 600 तक कितने हो गए, 300 विद्यार्थी। इसका मतलब मैं आर्ट्स में लिख सकता हूं 300 विद्यार्थी। पूछा जाए कॉमर्स में कितने हैं, तो कॉमर्स में स्टार्ट कहां से, 200 से, कहां तक है, 300 तक। तो कितने हो गए, 200 से 300, 100 विद्यार्थी। पूछा जाए साइंस में कितने हैं, तो स्टार्ट कहां से, 0 से, और कहां तक, 200 तक। इसका मतलब टोटल विद्यार्थी कितने हैं साइंस में, 200 है। और विद्यालय में, महाविद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो 0 से लेकर 600 तक। तो जहां मुझे कुल डाटा भी दर्शाने हो और अलग अलग घटकों में कितने कितने डाटा है वो भी दर्शाने हो, तो मैं यूज करूंगा अंतर विभक्त दंड चित्र का। अब एक होता है प्रतिशत अंतर विभक्त दंड चित्र। प्रतिशत का मतलब कैलकुलेशन कहां पे करनी, 100 पर करनी। प्रतिशतता की क्लास भी आप पढ़ सकते हैं, उसमें मैंने अच्छे से बताया है कि प्रतिशत का क्या मतलब होता है, तो जहां कैलकुलेशन 100 पर हो। अब मान लीजिए महाविद्यालय में कितने भी विद्यार्थी क्यों नहीं थे, अगर मुझे इनको प्रतिशत में दर्शाना है, तो 2021 में जितने विद्यार्थी थे उनको टोटल अपने आप में 100% ही मानना पड़ेगा। तो परसेंटेज में जो अधिकतम मान है वो कितना हो सकता है, 100 हो सकता है। 2022 में भी मान लो कितने ही विद्यार्थी क्यों नहीं थे, लेकिन टोटल जो प्रतिशत है वो 100 ही मानना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि 100 विद्यार्थी 100% है, तो एक विद्यार्थी है वो, जैसे मान लो यहाँ पे 2021 में साइंस में 200 विद्यार्थी हैं और इनको मैं प्रतिशत में दर्शाना चाहता हूं, तो ये कितने में से है, 600 में से कितने हैं, 200। तो मैं ऐसे तरीका लगाऊंगा कि 600 में से है कितने, 200, तो 100 में से कितने होंगे, रामबाण विधि मैंने यूज कर ली है, तो ये कितना हो जाएगा, 33.1/3%। अब 33.1/3% है किसमें, इसमें साइंस वाले में। साइंस वाले को मैं यहां दर्शाऊंगा, और 33.1/3 का मतलब हो गया लगभग इतना, 33.1/3%। ये तो हो गया साइंस वाला, या यहां पे भी लिख सकता हूं 33.1/3। अब मुझे दर्शाना है कॉमर्स में कितने हैं, तो 600 में से 100 है, 600 में से है 100, तो 100 में से कितने होंगे, 16 छिके 96 होता है, 16 सही 2/3 होगा, 16 सही 2/3%। इसको ऐसे दर्शाऊंगा और यहां पे लिखूंगा 16 सही 2/3%। ये किस में हो गया, कॉमर्स में। अब पूछा गया कि साइंस में कितना है, इसमें सॉरी आर्ट्स में कितना है,
आर्ट्स में कितने विद्यार्थी है? 200। कितने में से? 600 में से। 600 में से है 200, तो 100 में से कितने होंगे? तो 66 से ही 2 बट्टे कितना हो जाएगा? सॉरी 300 है, तो ये कितना हो जाएगा? 50%। तो 300 विद्यार्थी, 300 से लेके 600, तो ये कितना हो गया? 50%। किसमें? आर्ट्स में। तो यहां पे लिख सकता हूं आर्ट्स में, और ये हो गया 50%। तो मैंने क्या किया, जहां अंतर विभक्त दंड चित्र था उसको प्रतिशत में बदल दिया, मतलब टोटल विद्यार्थी 600 है उसको 100% मान लिया, और 100% के रेफरेंस में 200 है वो होता है 33 सही 1/3%। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है? साइंस। साइंस में विद्यार्थी है 200, और वो कुल का कितना परसेंट है? तो 33 सही 1/3% है। तो जब अंतर विभक्त दंड चित्र को प्रतिशत अंतर विभक्त दंड चित्र में बदलते हैं तो हम टोटल को 100% मानते हैं और ऐसे अलग अलग कॉलम में दर्शा देते हैं। तो ये हो गया भाई प्रतिशत अंतर विभक्त दंड चित्र। ये दोनों ही किसके पार्ट है? गठक दंड चित्र के पार्ट है। अगला है विचलन दंड चित्र। देखो विचलन दंड चित्र जब बनाया जाता है जब किसी कंपनी का लाभ या हानि दर्शाना होता है। देखो हमेशा किसी कंपनी को लाभ नहीं होता और हमेशा किसी कंपनी को हानि भी नहीं होती। तो कई बार लाभ होता है, कई बार हानि होती है। या जैसे आयात निर्यात को दर्शाना हो, जैसे मान लीजिए हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे देश में पैसा आएगा तो हम उसको पॉजिटिव मानेंगे, तो हम उसको जीरो वाली लाइन से ऊपर की तरफ दर्शा देंगे। निर्यात के कारण से आयात के कारण से पैसा बाहर जाएगा, वो हमारे लिए घातक है, तो हम उसको जीरो लाइन से नीचे दर्शा सकते हैं। लाभ में पैसा आएगा तो उसको प्लस मतलब पॉजिटिव साइड में दर्शा सकते हैं। हानि में पैसा जाएगा इसका मतलब उसको माइनस में दर्शा सकते हैं। कैसे? देखो पहली साल जैसे 2011 में मान लीजिए कोई कंपनी है और उस कंपनी को 2011 में 10% लाभ हुआ, तो लाभ को हम जीरो लाइन से ऊपर दर्शाएंगे, ऐसे दर्शा सकते हैं। 2012 में मान लीजिए 5% हानि हुई, तो 2012 यहाँ पे लिखेंगे, हानि के लिए इस जीरो लाइन से नीचे की साइड में ग्राफ दर्शा देंगे। 2013 में मान लीजिए 20% का लाभ हुआ, तो 2013 लिखेंगे, 20% का लाभ है तो ऐसे लिख देंगे। तो वह ग्राफ जो जीरो लाइन से कुछ तो ऊपर की तरफ हो और कुछ नीचे की तरफ हो, मतलब जो लाभ हानि या आयात निर्यात ऐसी चीजों को बताए, मतलब जहां पे दो चीजों में कंपैरिजन हो या दो विपरीत चीजों में ग्राफ दर्शाना हो, तो वहां पे हम विचलन दंड चित्र का प्रयोग करते हैं। तो ये वाले आपके समझ में आ चुके होंगे। ये सारे कौन से हैं? एक विमीय चित्र। ठीक है, इसमें विमा कितनी है? एक। क्यों? क्योंकि सब में देखो हाइट है वही आपको मान बता रहा है। यहाँ पे शुरुआत में हमने पढ़ा कि इस रेखा की जो ऊंचाई है वो बताएगी कि मान कितना है। इस रेखा की चौड़ाई से कोई यहाँ पे प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जब रेखा को सुंदर बनाने के लिए आपने दंडाकार आकृति में बदल दिया तो दंड चित्र बन गए। इसमें भी क्या होता है, केवल ऊंचाई है वही मान बता रही है, इस डंडे की चौड़ाई से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। बाद में बहुगुणी दंड चित्र में एक दंड के साथ में दूसरा तीसरा ऐसे बना दिया, तो उसमें भी केवल जो हाइट है वही मान को बता रही है। उसके बाद में गठक दंड चित्र, इसमें अंतर विभक्त, इसमें भी केवल हाइट है वही मान बता रही है, इसकी चौड़ाई है उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। प्रतिशत अंतर विभक्त दंड चित्र में भी जो हाइट है टोटल वो 100 है, और इस हाइट में कितना कितना अलग अलग हिस्सा है वही केवल मान बता रहा है। इसका मतलब ये भी एक ही विमा है, हाइट। उसके बाद में है विचलन दंड चित्र। इसमें ये जीरो लाइन से जितना ऊपर होगा वो पॉजिटिव, जितना नीचा होगा वो निगेटिव। इसमें भी केवल हाइट है वो ही आंकड़े हैं, उसके मान को परिवर्तित कर रही है, चौड़ाई से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ये तो सारे कौन से हैं? एक विमीय चित्र। अब हम पढ़ेंगे द्विविमीय चित्र। अब आप जानते हैं कि द्विविमा का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई दो चीजें। अब यहां पे मान लीजिए इस डायग्राम में ऊंचाई और ये जो चौड़ाई है दोनों अगर अलग अलग मान को दर्शाएं, जैसे आपको क्षेत्रफल के हिसाब से, उदाहरण के लिए मान लीजिए एक डायग्राम ऐसा है जिसमें ऊंचाई तो दोनों की बराबर है लेकिन ये इतना
और ये दूसरा वाला है वो इतना चौड़ा है, इससे जस्ट डबल है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे इसकी चौड़ाई 1 सेंटीमीटर और यहाँ इसकी चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, तो इससे जस्ट दुगुना है ये मान लीजिए 2011 में जो लाभ है वो 10% को दर्शा रहा है, तो ये जो 2012 में लाभ है वो 20% को दर्शाएगा, क्योंकि लंबाई तो उतनी है लेकिन चौड़ाई को दुगुना कर दिया। तो क्षेत्रफल जब ज्ञात करेंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई, जैसे ऊंचाई मान लीजिए इसकी 10 सेंटीमीटर है, तो लंबाई 10 या हाइट 10 और ये जो चौड़ाई है ये 1, 10 गुणा 1 टोटल कितना हो गया 10%। इसमें हाइट तो वही है 10 सेंटीमीटर लेकिन चौड़ाई 2 हो गई, तो 10 गुणा 2 कितना हो गया 20। तो देखो ये लाभ को दर्शा रहा है 20% को। तो जहां पे हाइट और विड्थ आप कह सकते हैं दो विमाएं हैं और दोनों अगर गुणा होके उसके बाद में मान को दर्शाए तो वो कहलाएगा द्विविमीय चित्र। अब ये सारी चीजें छोड़ो, गणित आपने सबने पढ़ी है। जब मैं गणित में आपको क्षेत्रमिति पढ़ा रहा था, क्षेत्रमिति की क्लास में बता रहा था, तो मैंने आपको बताया है कि आकृतियां हैं वो दो प्रकार की होती है, एक तो 2D वाली आकृतियां और एक होती है 3D वाली आकृतियां। चलो यहाँ पे लिख देते हैं, ये जगह खाली कर लेते हैं। आकृतियां दो प्रकार की होती है क्षेत्रमिति में, एक तो 2D वाली आकृतियां और एक 3D वाली आकृतियां। 2D वाली आकृतियों में हम पढ़ते हैं त्रिभुज और सभी प्रकार के त्रिभुज, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु और जो समकोण त्रिभुज है वो। और त्रिभुज के बाद में कौन सा पढ़ते हैं, तो चतुर्भुज पढ़ते हैं। चतुर्भुज में सारे प्रकार के चतुर्भुज पढ़ते हैं और उसके बाद में वर्त पढ़ते हैं। अब चतुर्भुज में आयत भी आ जाता है, वर्ग भी आ जाता है। और उसके बाद में 2D में और कौन सा पढ़ते हैं, वर्त पढ़ते हैं। मतलब वो आकृतियां जिसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और परिमाप पढ़ते हैं, वो तो हो गए 2D वाले। और वे आकृतियां जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें होती है, और इनमें हम आयतन पढ़ते हैं और पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ते हैं। तो ये हो गई 3D वाली आकृतियां। तो जहां पे इन वाला नाम दिखे, मतलब जैसे आयत चित्र हो, वर्ग चित्र हो, वर्त चित्र हो, वो तो कहलाएंगे 2D, मतलब द्विविमीय चित्र। तो आप देखेंगे द्विविमीय चित्र में कौन कौन से हैं, आयत चित्र है, वर्ग चित्र है और वर्त चित्र है। वर्त चित्र का एक नाम और होता है पाई चार्ट, तो ये भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। और त्रिविमीय चित्र में कौन से हो जाएंगे, घन चित्र, गोलाकार, हम इसमें घन पढ़ते हैं, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, ये चीजें पढ़ते हैं। तो घन चित्र हो गया, घनाभ चित्र या स्तंभ चित्र, ब्लॉक, जहां पे ये जो डस्टर नुमा है ऐसी आकृतियों में डाटा दर्शाए जाते हैं, तो ये घनाभ है या ब्लॉक है, स्तंभ है, ठीक। और एक होता है गोलाकार चित्र, गोले के रूप में दर्शा दिया जाता है। हालांकि हम इतना यूज इनका नहीं करते, ज्यादातर यूज इन्हीं का करते हैं, लेकिन 3D में आते हैं घन, गोला और घनाभ या ब्लॉक या स्तंभ। चित्रलेख मैंने बता ही दिया, मानचित्र मैंने बता ही दिया। तो ये मैंने थोड़ा आपको आइडिया दे दिया और आपके दिमाग में एक चित्र प्रस्तुत कर दिया कि आंकड़ों का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो किस प्रकार का होता है, और इसको हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं अगली क्लास में। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए और इसको एक बार मोटा मोटी रिवाइज कर लीजिए। धन्यवाद।